दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं सब। चलिए, हमने बात कर ली अभी तक तो ऑफर की कि एक वैलिड ऑफर होना चाहिए और वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या रूल्स है वो भी हमने देखे। अब ऑफर जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक सामने वाली पार्टी से एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाता है। जब ऑफर पर मिलेगा क्या एक्सेप्टेंस, तो ही एक एग्रीमेंट बनेगा। और अगर वो कमर्शियल एग्रीमेंट है और भी सारे वैलिड रूल्स उसमें है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर प्लस उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्टेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, ऑफर कहां लिखा हुआ है, ऑफर का कौन सा सेक्शन है? ऑफर है सेक्शन 2A और एक्सेप्टेंस कौन सा है? सेक्शन 2B फॉर एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों सेक्शन याद रहेगा आपको, ऑफर का 2A, एक्सेप्टेंस का 2B। तो इक्वेशन क्या बन गई? 2A प्लस 2B इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? 2E। ये तीन सेक्शन आपको याद करवा दिया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। तो 2A प्लस 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2E। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। आज पूरा डिस्कशन हमारा रहेगा एक्सेप्टेंस के ऊपर। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस मींस सेइंग यस टू द ऑफर। ऑफर को हाँ बोल देना ही क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, जैसे ही वाई ने हाँ बोला, ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। और आपको पता है कि व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस एंड इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। जैसे ही हाँ बोला वैसे ही एक्स के ऊपर भी बाइंडिंग हो गया, वाई के ऊपर भी बाइंडिंग हो गया। जो भी ऑफर के अंदर लिखा हुआ था वो काम करना या नहीं करना वो बाइंडिंग हो गया। अभी मैंने अगर बोल दिया कि यस, तो जो ऑफर में लिखा हुआ है मेरे पार्ट पर, वो मेरे पार्ट का काम मुझे करना पड़ेगा और एक्स के पार्ट का काम एक्स को करना पड़ेगा। दिस इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसे जलती हुई माचिस को अगर हम बारूद के पास लेके जाते हैं तो क्या होगा, तो सर विस्फोट होगा। और विस्फोट होने के बाद में अगर आपको कहे कि नहीं वो आप सिचुएशन पहले जैसी वापस कर दो, विस्फोट नहीं करना था, पूरा एग्जैक्टली सेटअप वापस कर दो, इज इट पॉसिबल? नहीं सर, नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, विस्फोट तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। सेम इन द केस ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं हो सकती है। जिस दिन एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टेंस करने से पहले तक ऑफरर अपने ऑफर को वापस ले सकता था। वो हम क्लास के एंड में देखेंगे कि ऑफर कब कब लैप्स हो जाता है। तो जब तक एक्सेप्टेंस दिया उससे पहले तक, यानी कि सर ऑफरर अपना ऑफर खुद ही वापस ले सकता है, हाँ ले सकता है, बट कब तक ले सकता है, जब तक सामने वाला एक्सेप्टेंस नहीं दे। जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस दिया, अब ऑफर वापस नहीं ले सकता, अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं हो सकती, अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। क्लियर है? और अगर अब परफॉर्मेंस नहीं किया तो फिर आपको कोर्ट में भी लेके जाया जा सकता है। तो या तो परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक बार जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया तो अब पहले की सिचुएशन नहीं आ सकती, अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होके खत्म होएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट होकर के आपको कंपेंसेट करके खत्म करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दैट इज द एक्सेप्टेंस। एक बार होने के बाद में अब बाइंडिंग नेचर जनरेट हो जाता है। अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब आपको आगे ही जाना पड़ेगा। इट इज नोन एज एक्सेप्टेंस। चलिए, सेक्शन है 2B। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको समझते हैं।
तो सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? एक्सेप्टेंस क्या है? When the person to whom the proposal is made, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto. Signifies मतलब डिक्लेयर करता है, बताता है. His assent यानी consent, अपनी सहमति. Thereto proposal is said to be accepted. उसी टाइम प्रपोजल को मान लिया जाता है कि वो एक्सेप्ट हो गया. क्योंकि अपने ऑफर के अंदर भी एक लाइन पढ़ा था. क्या लाइन पढ़ा था? कि ऑफर जो दिया जाता है विद ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. विद ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट, एसेंट ऑफ द अदर पार्टी. तो अब जैसे ही सिग्निफाई करता है वो अपनी एसेंट या कंसेंट, वैसे ही ऑफर क्या बन जाता है? एक्सेप्टेड बन जाता है. एंड द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस. और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वो अब प्रपोजल नहीं रह गया, अब वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया है. जो ऑफरर ने प्रॉमिस किया था, जो ऑफरर ने उसको लिखा था कि मैं ये काम करूंगा, मान लो मैं अपनी कार तुम्हें दे दूंगा, तो अब कार उसको देनी ही पड़ेगी. और मैंने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, तो अब पैसे देने पड़ेंगे. दोनों के लिए क्या बन गया है? प्रॉमिस बन गया है. तो क्लियर है? ऑफर की डेफिनेशन है कि ऑफर जो होता है वो किसको प्रपोजल दिया जाता है कुछ काम करने या नहीं करवाने के लिए, और विद ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. और जैसी वो कंसेंट मिलती है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस. सेक्शन याद रहेगा बेटा आपको, सेक्शन जो है सेक्शन 2A ऑफर के लिए है और सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस के लिए है. और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा सेक्शन 2E. ठीक है? तो ये तीन डेफिनेशन तो आप लोग सेक्शन वाइज इस तरह से याद रख सकते हो. एग्जाम में सेक्शन आपको पूछे या नहीं पूछे, अगर आपको सेक्शन याद है, आपको मान लो पूछ लिया कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, तो आप एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन के साथ निश्चित रूप से इसका सेक्शन है वो जरूर कोट कीजिए, मेंशन कीजिए उसको. लेकिन अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना सेक्शन के डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं घटने वाले हैं. क्योंकि सेक्शन लिखने से एक इंप्रेशन बनता है. अगर आपको याद हो तो जरूर लिखना चाहिए, आपको बिल्कुल मेंशन करना होता है सेक्शन. लेकिन नहीं याद है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. ठीक है? ये 3 सेक्शंस आपको याद रहेंगे. हाँ सर, हाँ याद रहेंगे. चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस जो होता है वो हमने ये तो देख लिया कि एक्सेप्टेंस क्या होता है. अब एक्सेप्टेंस के रूल्स हम पढ़ते हैं. उससे पहले एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़ने से पहले 2 बातें मैं बताता हूं आपको. पहला तो है who can accept. 2 क्वेश्चंस है. who can accept, क्वेश्चन नंबर 1. एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन अपने माइंड में आता है, क्या? हाउ कैन एक्सेप्ट. कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो आपको पता है कि अगर स्पेसिफिक ऑफर है, टू whom offer has been given, anyone who fulfills the conditions of offer. क्लियर है? तो पहला रूल है कि ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कौन कर सकता है? एक्सेप्टेंस तो कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है? तो ऑफर जो 2 तरह के होते हैं, जनरल, स्पेसिफिक. तो अगर जनरल ऑफर है तो एनीवन हु फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ द ऑफर, जो भी कंडीशन फुलफिल करता है. न्यूज़पेपर में ऐड आया है कि वो शर्मा जी का बेटा गुम हो गया है, तो उसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. शर्मा जी के बेटे को सही सलामत खोजना है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो. और जब स्पेसिफिक ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर, वो बोल्टन वाला केस याद करो. मैंने पर्टिकुलरली मैरिज का, मैंने किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल दिया है, तो प्रपोजल जो है वो एक स्पेसिफाइड पर्सन को दिया है, तो ओनली दैट पर्सन जिसको प्रपोजल दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है. कोई दूसरा तीसरा बीच में नहीं आ सकता है. तो हु कैन एक्सेप्ट, तो इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट टू whom ऑफर हैज बीन गिवन. एंड इन केस ऑफ जनरल ऑफर एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर. ठीक है? तो ये तो हो गया रूल नंबर 1. उसके बाद में एक और रूल है, हाउ कैन एक्सेप्ट. तो आपका जो एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और एक्सेप्टेंस कैन बी
इम्प्लाइड एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस भी वैलिड है और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी वैलिड है, दोनों से ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। एक्सप्रेस सर, तो जब ऑफर एक्सप्रेस है तो सामने वाला भी एक्सेप्टेंस भी यस बोल करके कर सकता है। विल यू मैरी मी, बॉय गर्ल को प्रपोजल देता है, विल यू मैरी मी, गर्ल कहती है यस आई विल मैरी यू, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस प्रपोजल हो गया। और मान लो कि आप बस के अंदर गए, बस वाला आपको क्या दे रहा है, इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है, आपने भी उसको हाँ ना कुछ नहीं कहा, आप बस के अंदर जाकर के बैठ गए, दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। और सर ऐसा हो सकता है कि आप एक्सप्रेस ऑफर दो और सामने वाला इम्प्लाइड हाँ हो सकता है, ऐसा भी। अब मान लो एक्स को अपने रूम का पेंट करवाना था, तो उसने एक पेंटर को बुलाया और उसको बोला कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तो क्या तुम मेरा रूम पेंट कर दोगे। तो उसने वाई पेंटर था, वाई ने कोई एक्सेप्टेंस दी नहीं, वाई ने क्या है कि सीधा उसने अपना जो भी ब्रश वगैरह निकाला और उसने पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उसने 500 के अंदर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने सीधा अपना कंडक्ट करके एक्सेप्टेंस दे दिया। तो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों की दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलिए और भी कुछ रूल्स है एक्सेप्टेंस करते टाइम आपको ध्यान रखने होते हैं। अगर आप एक्सेप्टेंस के अंदर कुछ शर्तें लगा देते हो, आप एक्सेप्टेंस टाइम पे पूरा नहीं करते हो, आप एक्सेप्टेंस सही तरीके से नहीं करते हो, तो आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो आपको एक्सेप्टेंस करते टाइम कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। वो रूल्स क्या क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, थियरी क्वेश्चंस भी यहां से बनता है कि व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस। तो क्या क्या पॉइंट्स अपने को लिखने हैं और उनको कैसे एक्सप्लेन करना है। बेटा ये इतने सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, हर एक ऑफर के क्या रूल्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, और अभी जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे पॉइंट्स आते रहेंगे। तो आपको बेटा अगर इन पॉइंट्स को अगर अच्छे से नहीं समझाए तो इसके अंदर क्या मैटर जो है वो आप बार बार रीड नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते। तो अगर आपने जितना अच्छे से समझ लिया है उतना ही आपको फायदा होने वाला है। चलिए अभी देखते हैं, ये सारे पॉइंट्स एकदम सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है। पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। व्हाट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मींस एग्जैक्टली जैसा आपको ऑफर दिया है आपको उसको एज इट इज ही एक्सेप्ट करना है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एकदम जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो ऑफर की ही मिरर इमेज है, आप उसको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, अपनी शर्तें उसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट होना चाहिए। और फिर क्या बोला है, अनक्वालिफाइड यानी कि अनकंडीशनल। हमने एक रूल पढ़ा था, ऑफर में बी कंडीशनल, बट अब याद रख लीजिए कि बट एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल। ऑफर है वो कंडीशन हो सकता है, कैसे सर कैसे। जैन साहब है वो कहते हैं मुझे अपना घर किराए पे देना है, लेकिन किराएदार है वो प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, मेरे घर के अंदर नॉनवेज नहीं आना चाहिए, ये उनकी शर्त है ऑफर देते टाइम। इज इट वैलिड, यस इट इज वैलिड ऑफर, ये शर्त वैलिड है। बट अब जब एक्सेप्टेंस देने के लिए टेनेंट आता है तो टेनेंट हमारे जो है सिंह साहब है, वो सिंह साहब है वो सरदार जी हैं, वो कहते हैं कि ठीक है चलिए मैं पूरा तो नहीं कहता आपको, खाली एक दिन मैं नॉन वेज लेके आऊंगा घर के अंदर, वीक के अंदर एक दिन नॉन वेज खाऊंगा, बाकी दिन ठीक है आपकी शर्त मानी, बट एक दिन मैं नॉन वेज खाऊंगा। तो अब बताना ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्या एक्सेप्टेंस सही है। द आंसर इज नो। उन्होंने कहा था घर में नॉन वेज आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, मैं वीक के अंदर सप्ताह में एक बार तो नॉन वेज खाऊंगा। तो ये बताना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, क्वालिफाइड कर दिया। मैंने कहा मेरे को 1 लाख रुपए में अपनी कार बेचनी है और 1 लाख रुपए मुझे अभी के अभी चाहिए। आपने कहा ठीक है 1 लाख रुपए तो ठीक है, अब रुपए जो है वो हम आपको 10 टुकड़ों में देंगे, धीरे धीरे एक महीने से देते रहेंगे। तो ये एक्सेप्टेंस में आपने क्या डाल दी, क्वालिफिकेशन डाल दी। एंड क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया इट इज ए काउंटर ऑफर, और जब काउंटर ऑफर होगा तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, इट इज एक्चुअली रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। चलिए इस पे एक केस लो भी हुआ है, वो केस लो क्या था,
मिस्टर एम जो है, मिस्टर एम ने ऑफर दिया 280 पाउंड्स के अंदर कि मेरा घर मुझे बेचना है 280 पाउंड्स के अंदर। तो ऑफर किसको दिया? एन को दिया। एन ने ऑफर को एक्सेप्ट किया और उसने एक्सेप्टेंस के साथ में 80 पाउंड्स जो है वो उसके साथ चेक एनक्लोज किया और 80 पाउंड्स का चेक भेज दिया। ऑफर कितने में दिया था? 280 पाउंड्स के अंदर, लेकिन उन्होंने कितने रुपए भेजे? 80 पाउंड्स भेजे। और साथ में क्या लिखा लेटर के अंदर कि जो बचे हुए 200 पाउंड्स हैं वो 50 पाउंड्स के 4 इंस्टॉलमेंट में 4 महीने के अंदर, हर महीने 50 पाउंड, हर महीने 50 पाउंड यूं करके मैं आपको पूरे पैसे चुका दूंगा। तो ये एक्सेप्टेंस उन्होंने भेजी। अब बताना मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ऐसी एम की कोई इंटेंशन नहीं थी ऑफर देते टाइम कि पैसे जो है वो टुकड़ों में दे देना। तो अगर एन अगर टुकड़ों में पैसे देना चाहता है, दैट मीन्स ये क्या डाल दी उन्होंने? क्वालिफिकेशन डाल दी, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस डाल दी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए चाहिए अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे क्या डाल दी उन्होंने? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस डाल दी। सर ये केस लो कौन सा था? ये बेटा केस लो था नील वर्सेस मेरिट। और आपको ये केस लो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो खाली यही याद रखो केस लो का लॉजिक क्या था। क्वालिफिकेशन डाल देना, कुछ कंडीशन डाल देना, तो वो आपका वहीं पे ऑफर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ? चलिए अपने आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट वो एक्सेप्टेंस अगर आपने कम्युनिकेट नहीं की तो कोई भी लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। वो आपका एक्सेप्टेंस नहीं है जब तक ऑफरर को वो रीच ना हो जाए, जब तक ऑफरर उसको देख ना ले कि हाँ सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है, तब तक आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होता है। फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने उसको एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, मैंने उसको ड्रॉअर के अंदर डाल के छोड़ दिया, लेकिन वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा। तो सर वैलिड एक्सेप्टेंस कब बनेगा? जब वो कम्युनिकेट हो जाएगा ऑफरर को, जिसने मुझे ऑफर दिया था उसको मैं कम्युनिकेट कर दूंगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो लेकिन अगर ऑफर आपका जनरल ऑफर है तो हमने डिस्कस किया था कि नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड। जैसे वो कार्लिल वाले केस में कार्लिल ने अपना कम्युनिकेशन कंपनी को नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना था। क्यों? क्योंकि जनरल ऑफर के अंदर आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। आप जो ऑफर के अंदर लिखा हुआ है वो काम करना स्टार्ट कर दो, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस हो गया। उसमें जो कंडीशंस है वो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, मतलब आपने एक्सेप्टेंस कर दिया है। बट बाकी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम होते हैं, बाकी के आपके जितने भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर मस्ट है कम्युनिकेशन करना। और कम्युनिकेशन के अंदर भी एक केस लो हो रखा है, केस लो का नाम याद नहीं करना। जब आपको केस लो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको स्टार मार्क करूंगा, तभी आपको उसका नाम याद करना है, अदरवाइज उसका नाम याद नहीं करना है। आपको खाली बस सिचुएशन समझ आए। एक एग्जांपल मैं बना के देता हूं और एक एग्जैक्टली केस लो हो रखा है, वो केस लो ही मैं आपको डिस्कस करता हूं, तो वो ज्यादा बेटर होता है। क्लियर है? तो ये जो मैं केस लो लिख रहा हूं, ये केस लो के नाम याद नहीं रखने, आपको खाली ऐसे समझो कि एक एग्जांपल लिखना है। सर हम कॉपी में इसका नाम नोट करें, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जांपल लिख करके लिख लो कि ये क्या केस लो है। तो कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है कि जो एक रेलवे कंपनी है, उस रेलवे कंपनी को मिस्टर जेड ने एक ऑफर भेजा। ऑफर क्या था? कुछ गुड्स और सप्लाई का ऑफर था। तो वो रेलवे कंपनी के मैनेजर को जब ऑफर मिला, उसको ऑफर बड़ा अच्छा लगा, उसने उस ऑफर को क्या कर दिया, अपना साइन करके वही जो ऑफर का पेज था उसी पे साइन करके एक्सेप्टेड करके डेट लगा के छोड़ दिया। और उसके बाद में उसने सोचा कि इसका एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यानी कि उसको एक रिटर्न के अंदर फॉर्मेलिटी के हिसाब से पूरा रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो वो एक्सेप्ट करके और उसको कहाँ रख दिया? अपने ड्रॉअर के अंदर रख दिया। अब वो उसको 15-20 दिन तक भूल ही गया। अब उस दौरान क्या हो गया? उस दौरान रेट्स बढ़ गई, जो गुड्स सप्लाई होने वाले थे उनकी रेट्स बढ़ गई। तो अब 20 दिन तक जब कम्युनिकेशन नहीं मिला तो
तो अब मिस्टर जेड क्या समझेंगे, मिस्टर जेड तो यही समझेंगे ना कि कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो एक्सेप्टेंस कहाँ पड़ी है, ड्रॉवर के अंदर पड़ी है, कम्युनिकेट हुई नहीं ना, उसका कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना अभी तक। तो अब उस दौरान रेट्स बढ़ गई, तो अब जेड जो है वो कहते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, अब वो कहते हैं कि आपको गुड्स सप्लाई करना पड़ेगा। तो डिसीजन आया कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ड्रॉवर के अंदर पड़ी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, और जेड जो है वो गुड सप्लाई करने के लिए लायबल नहीं है, आपको पहले कम्युनिकेट करना था प्रॉपरली, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता। अब जेड ने कहा था कि 10 दिन के अंदर कम्युनिकेट कर देना, आप उसको 20-25 दिन बाद रेट बढ़ने के बाद में अब कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इट इज नॉट अ वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज हियर। क्लियर हुआ? तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। व्हाट इज स्पेसिफाइड टाइम? स्पेसिफाइड टाइम विच इज डिक्लेयर्ड बाय द ऑफर। मैं हूं ऑफर देने वाला, मैंने कहा विद इन 10 डेज आप मुझे बता देना कि आप काम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो अब 10 दिन क्या हो गया, स्पेसिफाइड टाइम हो गया। तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर एक्सेप्टेंस आती है तो वैलिड मानी जाएगी, और स्पेसिफाइड टाइम के अगर बाद में आती है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो सर फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर बेटा डिपेंड करता है ऑफरर के ऊपर, जिसने ऑफर दिया है वो अगर चाहे तो स्पेसिफाइड टाइम के बाद आने पर भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं ये तो टाइम के बाद आई है, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? तो एक्सेप्टेंस स्पेसिफाइड टाइम में आना जरूरी है। सर अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया हुआ हो, ऑफरर ने स्पेसिफाइड टाइम ही नहीं दिया, मैंने ऑफर लिखा, मैंने अपने दोस्त को बोला कि क्या तुम मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदोगे, और मैंने ये उसको ऑफर दिया था आज से 15 साल पहले। ठीक है सर, फिर उसका एक्सेप्टेंस आया नहीं आया? सर आपने कोई टाइम दिया था? मैंने कोई टाइम नहीं दिया था। तो अब 15 साल बाद, 15 साल के बाद वो आकर के मुझे कहता है कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, आपने मुझे कहा था 10 लाख में घर खरीदोगे, मैं अब वो घर खरीदने के लिए तैयार हूं। तो क्या बेटा ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि एक्सेप्टेंस है वो अब 10-15 साल पहले उसके भाव 10 लाख थे, अब 15 साल में उसके भाव 1 करोड़ हो चुके हैं, तो क्या अब मैं उसको घर 10 लाख में बेच दूंगा? नहीं बेचने वाला। तो एक्सेप्टेंस है वो स्पेसिफाइड टाइम में होनी चाहिए। सर आपने तो टाइम दिया नहीं था, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम। क्लियर है? विद इन ए रीजनेबल टाइम। सर ये रीजनेबल टाइम क्या होता है, कितना होता है? तो रीजनेबल टाइम है वो हर केस में, हर सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि क्या रीजनेबल है या क्या रीजनेबल नहीं है। और इसके अलावा भी हमारे पास एक लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट का यही काम है कि किन किन जगह पे क्या क्या लिमिट्स है टाइम की, वो लिमिट्स हमें रीजनेबल एक्ट लिमिटेशन एक्ट बताता है। जैसे आपका कोई भी, अगर आपने किसी को भी उधारी दे रखी है, कोई भी आपका डेट है, तो उस डेट को रिकवर करने का टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल दे रखा है। 3 साल के अंदर आप रिकवर करो या फिर रिकवर कर ही नहीं पाओगे। या फिर आपने किसी के साथ कोई भी डिस्प्यूट हुआ, उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो आपको उसके अगेंस्ट अगर केस फाइल करना है तो 3 इयर्स का टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपका डिस्प्यूट हुआ था 10 साल पहले, 10 साल बाद जाकर के आप कोर्ट को बोलो कि जज साहब 10 साल पहले इसने मुझे धोखा दिया था, अब मुझे इंसाफ चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, एक रीजनेबल टाइम होता है। तो 3 साल रीजनेबल टाइम है, वो लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है। सर अब हमारे सिचुएशन, हमारे केस के अंदर कितना रीजनेबल टाइम होगा? तो या तो लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है वो टाइम लग जाएगा, और अगर लिमिटेशन एक्ट के अंदर कोई टाइम नहीं दे रखा तो फिर क्या होगा? तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा क्या रीजनेबल है क्या रीजनेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड नहीं करेगा कि रीजनेबल टाइम क्या होता है। तो आपका लॉजिक पॉइंट क्या हो गया? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, एंड इफ द स्पेसिफाइड टाइम इज नॉट मेंशन्ड then it should be accepted within a reasonable time, and reasonable time will be decided by the court or by the limitation act। ठीक है, चलिए ये तो इतना ही था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड। सर मोड क्या होता है?
मोड मतलब किस तरह से आप कम्युनिकेट करोगे। आप फोन करके कम्युनिकेट करोगे, आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करोगे, आप लेटर सेंड करोगे, या फिर व्हाट्सएप पे करोगे, या कहीं और कोई स्पेशल मोड प्रेस्क्राइब्ड है। तो जिस मोड में ऑफरर चाहता है कि आपको एक्सेप्टेंस मिले, अगर ऑफरर चाहता है कि आप ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्टेंस भेजेंगे तो आपको ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजना है। ऑफरर चाहता है कि आपकी एक्सेप्टेंस है वो फोन के थ्रू होनी चाहिए तो फोन के थ्रू होनी चाहिए। अगर आपने मोड चेंज किया, अगर ऑफरर कह रहा है कि आपकी एक्सेप्टेंस है वो ऐसे होनी चाहिए, लेकिन आपने अगर कुछ और मोड से भेजा तो फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। और ऑफरर के पास राइट है, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। ऑफरर इंटीमेट करेगा कि आपका एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस नहीं भेजा था। सर ये क्या होता है? ये बेटा काफी जगह जरूरी होता है। जैसे आपको इंस्टीट्यूट आईसीआई आपका एग्जाम फॉर्म अगर फिल कर रहे हो तो आपको मोड प्रेस्क्राइब कर देता है कि हम एक्सेप्टेंस वैसे ही लेंगे। क्योंकि सर ये क्या हो गया, ये क्या बात होगी बेटा? क्योंकि जब हम और आप एकदम जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, डेली रूटीन में बात करते हैं, तो फिर ठीक है, मैंने आपको कहा कार खरीदोगे, आपने अगर मुझे व्हाट्सएप पे किया, आपने मुझे फोन करके बोला, मेल करके बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक बड़े इंस्टीट्यूशन को बहुत सारे लाखों लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना होता है तो फिर अगर लोग उसको अलग अलग मीडियम से भेजेंगे तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है मैनेज करने में। इसलिए वो क्या करता है, ऑफरर एक कंडीशन डाल देता है कि आपको ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्टेंस भेजना है, तभी आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड मानी जाएगी। तो उस केस में आपको ईमेल से ही भेजना पड़ेगा। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि इफ देयर इज नो मोड प्रिस्क्राइब्ड, अगर मैं ऑफरर हूं और मैं आपको एक्सेप्टेंस कैसे करना है वो बताऊं ही नहीं, तो फिर जैसे मैंने ऑफर दिया था एक्सप्रेस आपको फोन करके, वैसे ही आप मुझे फोन करके एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। या फिर और कोई सुइटेबल आपको कोई रीजनेबल मोड लगता है तो उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि जो मोड दिया हुआ है उसी में आपको एक्सेप्टेंस करना है, और अगर मोड नहीं दे रखा तो कोई भी रीजनेबल सुइटेबल मोड है जिससे आपको लगता है कि मुझे मिल जाएगा। अब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि सामने वाला है वो फोन का यूज ही नहीं करता या व्हाट्सएप वगैरह पे यूज ही नहीं करता और आप मुझे व्हाट्सएप पे एक्सेप्टेंस भेज रहे हो। एक ऐसा मोड होना चाहिए जो रीजनेबल हो और आपको पता हो कि सामने वाले को इससे समझ आएगा, उसको मिल जाएगी एक्सेप्टेंस, तो फिर वैलिड एक्सेप्टेंस है, अदरवाइज फिर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। और सर अगर मोड प्रेस्क्राइब्ड है और हमने उसमें नहीं भेजा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनने के चांसेस है? द आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी बन सकता है। मान लो मैंने आपको कहा कि अगर आपको मेरी कार पसंद है तो आप मुझे फोन करके बता देना कि खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, ठीक है? प्रपोजल मैंने आपको दे दिया। अब आपने मुझे फोन नहीं किया लेकिन आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया और वो व्हाट्सएप मैंने सीन कर लिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मैंने आपको फोन कहा था, फोन पे बताना मेरे को कॉल करके, लेकिन आपने व्हाट्सएप पे हाँ किया, मैंने उसको मान लिया, तो मेरे ऊपर है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे बोला है, हाँ बोला है ना, कैसे भी मिलो मुझे कम्युनिकेशन मिल गया, मैंने कहा यस कॉन्ट्रैक्ट है, बन गया है, वैलिड है। लेकिन मैं चाहता तो उसको कैंसिल कर सकता था, यानी कि ये डिसीजन किसके ऊपर चला जाएगा? ऑफरर के ऊपर चला जाएगा। आप उसके बाद एनफोर्स नहीं कर सकते हो। ऑफरर अगर कह दे कि नहीं आपने सही मोड में नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानूंगा मैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, तो ऑफरर के ऊपर चला जाता है। इसलिए पहले तो यही कहा है कि आप उसी मोड में दो जिसमें वो चाहता है, लेकिन फिर भी अगर आप अलग मोड में देते हो तो सामने वाला डिसाइड करेगा, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। कई बार ये भी जो है पॉइंट उठता है कि सर क्या साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा? तो हमने ऑफर के अंदर याद करो एक पॉइंट पढ़ा था कि ऑफर के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए जिसका मीन्स ये निकले कि अगर हाँ या ना नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि आपकी हाँ है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, साइलेंस को हाँ नहीं माना जा सकता, यानी कि आपको एक्सेप्टेंस करना ही पड़ेगा।
बोल करके एक्सप्रेस करके बताना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर उसके एक्सेप्शंस भी है जो भी हमने लिखे हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि साइलेंस है वो एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। तो बेटा एक केस लो, मेरे को इस पे याद आ रहा है कि एक अंकल थे, उसने अपने भतीजे को ऑफर दिया कि ये जो पर्टिकुलर तुम्हारे पास हॉर्स है, घोड़ा है, वो घोड़ा मैं खरीदूंगा। तो भतीजे ने जो है उसको कुछ नहीं बोला अंकल को, लेकिन अंकल ने फिर नेक्स्ट सेंटेंस बोला कि तुम मुझे कल तक बता देना, नहीं तो मैं समझूंगा कि ठीक है तुम्हारी हाँ ही है। तो ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला। अंकल ने उसको कहा कि मैं समझूंगा कि हाँ ही है, लेकिन भतीजे ने कुछ नहीं बोला। उनका जो भतीजा था उसने कुछ नहीं बोला अपने अंकल को। बाद में क्या हुआ कि उसकी भतीजे की नेक्स्ट डे कुछ नीलामी होने वाली थी, ऑक्शन होने वाली थी, और भतीजे ने जो है ऑक्शनर को, अपने एजेंट को बोला कि भाई ये पर्टिकुलर जो घोड़ा है वो मुझे अंकल को देना है, इसलिए इसको रिजर्व रख देना, बाकी के जो चीजें हैं वो आप सेल आउट कर देना। लेकिन ऑक्शनर ने गलती से उस घोड़े को भी बेच दिया, किसी और पर्सन को बेच दिया, बिडिंग के अंदर चला गया। अब अंकल ने अपने भतीजे के ऊपर केस कर दिया। क्या केस फाइल किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे साथ बन चुका था, वो घोड़ा मुझे चाहिए। तो आखिर में ये डिसाइड हुआ कि भतीजे ने उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, वो केवल साइलेंट था। तो मियर साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती, और जो अंकल को घोड़ा लेने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बना ही नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी, इसलिए वो अंकल का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो ये था मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। बट एक्सेप्शन है इस रूल के सेक्शन 8 के अंदर कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। एक दो एक्सेप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक्सेप्शन है बहुत काम का, बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, जो कंडीशन, जैसे जनरल ऑफर के अंदर बेसिकली ये लगता है कि आपका जब जनरल ऑफर है, तो कार्गिल वाला एग्जांपल याद करो, उसने कंपनी ने ऑफर दिया कि भाई आप कंज्यूम करो, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। कार्गिल ने क्या किया, उसने वो प्रेस्क्राइब जो इंस्ट्रक्शंस थे वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसने यूज करना स्टार्ट किया, और वो अपने आप ही क्या बन गई, एक वैलिड एक्सेप्टेंस बन गई बिना कम्युनिकेशन के। तो वहां पे साइलेंस को भी एक्सेप्टेंस मान सकते हैं। उसके बाद है बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसीडरेशन। जब आप ऑफर का कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर लेते हो तो दैट मीन्स आपकी एक्सेप्टेंस मान ली जाती है। सर कैसे? जैसे मान लो कि आपके जो है, आपके पास एक पुरानी सी कार है, और वो कार मैं खरीदना चाहता हूं, और मैंने आपको जो है उस कार के लिए ऑफर किया। मैंने, वो कार तो बड़ी महंगी है, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूं आपकी कार के लिए, और सामने वाले ने क्या किया, उसने 1 लाख रुपए उठा लिए और वो चल गया वहां से। तो यानी कि उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसीडरेशन, उसने हाँ ना कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए में आपकी कार खरीदूंगा, तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं, लेकिन वो 1 लाख रुपए मैंने उसके सामने रखे, उसने वो रुपए उठा करके चल दिया। तो इसका मतलब जब कंसीडरेशन उसने ले ली, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं बन गया? यस बन गया। सर अगर कंसीडरेशन हाफ पे होती, मैं मान लो उसको बोलता कि 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा कार के लिए, ये लो अभी तुम 25,000 पकड़ लो, और उसने अगर पार्टली भी एक्सेप्ट कर लिया, अगर 25,000 रुपए भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, पार्टली कंसीडरेशन भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्लियर है? तो अगर आप कंसीडरेशन एक्सेप्ट करते हो तो फिर आपका साइलेंस है वो भी एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? हाँ सर, हाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ओनली बाय द पार्टी और पार्टीज टू whom द ऑफर इज मेड। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सा केस की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक ऑफर की बात कर रहे हैं, कि अगर ऑफर है वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर पर्संस के लिए है, पार्टीज के लिए है, तो उसको वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनको ऑफर दिया गया है। क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मे बी बाय कंडक्ट ऑल्सो। बाय कंडक्ट ऑल्सो का मतलब क्या होगा? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ये भी हमने डिस्कस किया कि एक्सेप्टेंस है वो आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। तो आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या, जैसे पेंटर वाला एग्जांपल हो गया, बस वाला एग्जांपल हो गया। बस के अंदर आप सवार हो गए, मतलब आपने एक्सेप्टेंस दी। पेंटर आपकी पेंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या दे दी उसने? एक्सेप्टेंस दे दी। कूली वाला एग्जांपल हो गया। क्लियर है? तो ये क्या होती है, ये एक्सेप्टेंस है वो आपकी इंप्लाइड भी हो सकती है। तो ये थे
एक्सेप्टेंस के रूल्स फटाफट से समरी करते हैं थोड़ा सा। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब जिसको ऑफर दिया गया है वो अगर सिग्निफाई कर दे अपनी एसेंट को तो वो प्रॉमिस बन जाता है और वो एक्सेप्टेंस मान ली जाती है। अब एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकती है और एक्सेप्टेंस है वो आप कौन कर सकता है? या तो कोई भी कर सकता है जनरल के केस में, और स्पेसिफिक ऑफर के केस में केवल स्पेसिफाइड पर्सन कर सकता है। और उसके बाद में हमने क्या देखे? एक्सेप्टेंस के ये कुछ रूल्स देखे। क्लियर है? तो जब ऑफर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो अब ऑफर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती, उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाता कि ऑफर ही खत्म हो जाता, तो सर ऐसी क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है? तो वो सारी सिचुएशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन ऑफर लैप्सेस, क्या क्या सिचुएशंस है जब ऑफर लैप्स हो जाता है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, बाय बाय।